नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नई जो हमारी BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है CRPC के स्थान पर, उसके सबसे चर्चित विषय FIR के बारे में चर्चा करेंगे और परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ठीक, इसको CRPC में एक और तरीके से भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, नहीं दूसरे वीडियो में, जैसे परिवार पर संस्थित मामले, परिवार क्या होता है, कैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उसकी। लेकिन अब ये जो नई संहिता है, ये कुछ प्रोविज़न बढ़ा करके परिवार से अटैच कर दिया गया है। पहले था वो हम लोग प्रक्रिया में अपनाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरीके से उसको स्पष्ट लिख करके सीधा लिंक दे दिया गया है ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। तो उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य विषय आज है हमारा FIR। ठीक है, चर्चित शब्द है FIR। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, क्या होता है तो CRPC में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर से अब नए सिरे से चर्चा करते हैं कि किसी संज्ञेय मामले में जब कोई पुलिस को शिकायत की जाती है तो उसको FIR का दर्जा दिया जाता है। इसी के साथ एक शब्द NCR शुरू होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो उसे NCR कहा जाता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट किया जाना और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट किया जाना FIR कहलाता है। यह अब हमारे धारा 173 में, ठीक है, FIR कहाँ लिखा हुआ है, 173 धारा 173 में चर्चा है। यदि हम CRPC की बात करें तो उस समय धारा 154 में। ठीक, अभी आवश्यकता है दोनों को साथ में लेकर के चलने की, तो हम उस चीज़ को अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम CRPC की बात करें तो 154 में FIR दर्ज होती थी, और अब ये अगर BNSS 2023 की बात करें तो 173 धारा में इस बात की चर्चा है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। पहले नंबर पर धारा। ठीक, किस तरीके से ये शब्द लिखे हैं, अब धारा को पढ़ते हुए समझ लेते हैं। 173 में फर्स्ट लिखा हुआ है सब क्लाज कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। ठीक, और यदि, यानी कि और यदि तो बाद में हम देखेंगे। पहला पार्ट कह रहा है कि ये जो FIR है, ठीक है, इसकी सूचना हम मौखिक दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक इत्तला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा पुलिस अधिकारी को पुलिस के भार साधक थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। बड़ी अच्छी बात। अब यहाँ देखिए एक नई बात जुड़ गई है। ठीक है, एक शब्द जोड़ा गया है, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है। अति विशेष बात है, क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है। ठीक है, ये विशेष शब्द जोड़ दिए गए हैं, इसकी बहुत वैल्यू है। आपने पिक्चरों में, मूवीज में, धारावाहिकों में या व्यवहारिक जीवन में तमाम बार देखा होगा कि अगर हम पुलिस को शिकायत दर्ज करने जाते हैं, पुलिस के पास एक बहाना होता है, भाई मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप संबंधित थाने में जाइए। यहाँ स्पष्ट प्रावधान दे दिया गया है, कहीं पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। आप पुलिस अधिकारी को एक तरह से डायरेक्शन दिया गया कि आप अब इस बात का एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं FIR दर्ज होने में कि यह मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। अपराध जब हमको सूचना मिली, मैं शिकायत करने पुलिस से पहुंच जाऊंगा, चाहे उसी क्षेत्र की पुलिस हो या दूसरे क्षेत्र की हो, मेरी शिकायत को, इन्फॉर्मेशन को स्वीकार करने से इनकार
नहीं कर सकती है। अब यह नियम एक विशेष नियम है, इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्षेत्र के आधार पर एफआईआर नहीं दर्ज होगी। जहां कहीं भी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाएगी, उस क्षेत्र के थाने के बाहर साधक अधिकारी को उस मामले को, उस सूचना को दर्ज करना होगा। ये नियम बना दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मौखिक रूप से इत्तला दी गई है तो लेखबद्ध कर ली जाएगी, इत्तला देने वाले को सुना दी जाएगी। ठीक, अच्छी बात, पहले भी यही प्रावधान था। अगर आप बोल कर लिखा रहे हैं तो लिखाइए, एफआईआर रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा, आपको बोल के सुनाया जाएगा। ठीक, और आपसे हस्ताक्षर ले लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा अगर आपने सूचित किया है तो यहां हस्ताक्षर आपको करने जाना होगा विदिन 3 डेज, 3 दिनों के भीतर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज होने पर 3 दिनों के भीतर एफआईआर कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको सूचना तुरंत, क्योंकि तुरंत कार्यवाही अपेक्षित है, संज्ञेय मामला है, आप दे दीजिए। फिर इसके बाद आपका जो है 3 दिन में जा करके साइन वगैरह कर दीजिए कि हाँ मैंने सूचना दी थी। तो इन्होंने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा की गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। तो यानी 3 दिन में जब आप साइन कर लेंगे तो वो हस्ताक्षरित करके, ठीक है, एफआईआर रजिस्टर में इंटर हो जाएगी। ठीक, फिर इन्होंने कहा कि ऐसा सब कुछ एक एफआईआर रजिस्टर में लिखेंगे। फिर इसके बाद एक सिंपल सी बात, ठीक है, क्या, महिला संबंधी, पूरा उतना लंबा ना पढ़िए, अपराध जैसे रेप, ये महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। मान लीजिए किसी महिला की एफआईआर महिला से हुए अपराध से संबंधित है, जैसे कि रेप इन्होंने लिखा है धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, है ना, तो उसे संबंधित है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा वो रिपोर्ट लेखबद्ध की जाएगी। ठीक, फिर इन्होंने परंतु लगाया और बताया कि महिला वाली रिपोर्ट सिर्फ थाने में ही नहीं दर्ज हो सकती, जो विक्टिम है, पीड़िता है, उसके पसंद के स्थान पर भी, जहां उसे सुटेबल लगे, सुविधापूर्ण लगे, वहां आप जाकर के दर्ज करिए। ठीक है, यानी परंतु ये कह रहा है कि इससे संबंधित कोई बात है तो रिपोर्ट करने की इच्छा करता है तो निवास स्थान पर या उसके बगल के किसी स्थान पर द्विभाषीय या किसी विशेष, ठीक है, प्रबोधक की उपस्थिति में दर्ज किया जा सकता है। यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो बोल ना पा रही हो, अनकॉन्शियस हो गई हो, तो किसी और द्वारा भी उसके सामने उसकी सुविधापूर्ण स्थान पर दर्ज कराया जा सकता है। ठीक, और इसको महिला पुलिस अधिकारी एक विशेषता, ठीक है, पसंद का स्थान पर दर्ज की जाएगी दूसरी विशेषता, और तीसरी एक और विशेषता लिखी हुई है, क्या, वीडियो फिल्म, इस एफआईआर की भी वीडियो फिल्म बनाई जाएगी। इस एफआईआर की भी वीडियो फिल्म बनाई जाएगी, ताकि कई बार क्या होता है, रेप विक्टिम सामाजिक और तमाम तरीके के दबाव या मृत्यु हो जाना, गंभीरतम अपराध है, साक्ष्य की कमी से अपराधी बच जाता है, अभियुक्त छूट जाते हैं। नहीं, एफआईआर के समय ही वीडियो बना लिया जाएगा और उसका एनालिसिस कर लिया जाएगा कि हाँ, ये जो एफआईआर लिखाई गई है यह भी एक साक्ष्य के रूप में। यानी कि जो एक प्रश्न आता था आपका कि एफआईआर के एविडेंशियल वैल्यू की चर्चा करिए, ये देखिए एविडेंस तैयार हो रहा है। ठीक है, कई बार मुकर जाते थे, दबाव बढ़ता था, ठीक है, सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव किसी भी प्रकार का, तो ऐसे मामलों में छूटने ना पाए अभियुक्त, इतना एक साक्ष्य भी तैयार किया जा रहा है, ध्यान रखे रहिएगा। और 183 की उपधारा 6 के खंड का के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के कथन को, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान, ये भी
तुरंत दर्ज किया जाएगा। ठीक है, यथासंभव यथाशीघ्र अभिलिखित कराया जाएगा, यानी कि जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिला दिया जाए, ताकि कोई बात इधर उधर होने पर दबाव में बयान न बदलने पाए, FIR न बदलने पाए। मतलब कुल मिलाकर के है कि दोषी को सजा मिले। हम विधिक रूप से मान्य सभी संशोधनों को कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव आपका पुरानी CRPC और नई CRPC में रहा है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, फिर इन्होंने कहा इत्तला की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी, पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाएगी। ठीक, संज्ञेय अपराध से संबंधित इत्तला है। अब यहाँ एक स्पेशल बात जो है जुड़ गई, जो कि मेरे हिसाब से नहीं जुड़नी चाहिए थी। संज्ञेय अपराध का अर्थ होता है कि जिसमें तुरंत कार्यवाही अपेक्षित है, गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। फिर भी इन्होंने 3 से 7 वर्ष के भीतर का अगर मामला है तो थाने के भार साधक अधिकारी को 3 to 7 years का मामला है तो जो थाने का भार साधक अधिकारी होगा उसे एक मौका दे दिया गया है, एक विकल्प दे दिया गया है 3rd सब रूल में कि संज्ञेय अपराध से संबंधित इत्तला की अपराध पर 3 वर्ष से अधिक का दंड है, किंतु 7 वर्ष से अधिक नहीं है। थाने का भार साधक अधिकारी सुनिश्चित कराएगा 14 दिनों के भीतर कि क्या प्रारंभिक जांच वांच करा के कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है कि नहीं। यह सुनिश्चित कराने का सुनिश्चित कराएगा क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इसका उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, दोनों चीजें हैं। और दुरुपयोग के मौके बहुत मिलने की संभावना है, उचित नहीं था लेकिन फिलहाल है। थाने का भार साधक अधिकारी यहाँ पर सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो कार्यवाही आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन 7 वर्ष से अधिक का मामला है तो तुरंत का तुरंत कार्यवाही की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया 4थे सब रूल में पहले भी लिखा था कि यदि पुलिस थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, चौकी में सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप अपनी शिकायत को, ठीक है, 4th सब रूल अब जुड़ गया है, पहले 3rd में था, शिकायत को यानी इंफॉर्मेशन को डाक द्वारा, ठीक है, पुलिस अधीक्षक को भेज सकेंगे, पुलिस अधीक्षक को भेज सकेंगे। पहले भी डाक द्वारा भेजा जाता था, अब भी डाक द्वारा भेजा जाता है। अब इसका सीधा सा मतलब था कि अधीक्षक चाहे तो इस पर कार्यवाही के लिए अग्रसरित हो सकता है, स्वयं भी हो सकता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी कह सकता है। ठीक, क्या है क्या नहीं। फिर एक बात कहा गया 4थे के सब रूल के अंतिम हिस्से में कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी सभी शक्तियां होंगी जिसके पास हो सकने पर ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। ये भी उसी में कामा लगा के जोड़ दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर हम एक पॉइंट चुने, मजिस्ट्रेट, ये पॉइंट नंबर ना लिखिए, स्टार बना लीजिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट को शिकायत आवेदन, यहां पर लिखा है कि कर सकेगा, ठीक, लेकिन इसका जो मूल आपका उल्लेख है वो यहां नहीं है, वो है, ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अन्वेषण के लिए जो जांच हो रही है 175 के, ठीक है, 175 के 3rd सब रूल में, जैसे 156(3) था वैसे ही है ये 175 3rd सब रूल। क्या लिखा है कि धारा 210 के अधीन कोई मजिस्ट्रेट 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात जांच आवश्यक समझे तो किए जाने के, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हम आवेदन देते थे 156(3) के जरिए FIR दर्ज कराने का, अब कहां पर आवेदन देंगे, 175(3) में देंगे, ठीक है, शिकायती आवेदन फॉर FIR,
मजिस्ट्रेट जो आदेश देते थे एफआईआर के लिए, लेकिन इसको अब हम इस आवेदन को शपथ पत्र पर देंगे। क्या कि हमने साहब शिकायत की थी एसपी से भी, उन्होंने भी नहीं सुना। अब आप माई बाप, माय लॉर्ड, श्रीमान जी, हुजूर, मेरी शिकायत को देखकर जांच उचित करके दर्ज करने का आदेश दीजिए, अन्वेषण कराने का आदेश दीजिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब 173 का चौथा पार्ट जो है, डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना और मजिस्ट्रेट को भी आप आवेदन कर सकते हैं, तो उसको चौथे को, मजिस्ट्रेट वाले मामले को 175(3) के साथ पढ़िए, आसान हो जाएगा, गलती नहीं होगी। लेकिन इंडिविजुअल वहां जाएंगे पढ़ेंगे तो फिर नहीं जुड़ेगा। तो ये एक नए तरीके से एफआईआर दर्ज कराने की बातें कही गई, तमाम स्पष्टीकरण कर दिए गए, तमाम सुव्यवस्थित व्यवस्था कर दी गई, ताकि हम अब आसानी से एफआईआर दर्ज करा सकें गंभीर मामलों में, संज्ञेय मामलों में, और उस पर उचित कार्यवाही अन्वेषण पुलिस द्वारा कराया जा सके। यह था एफआईआर की जो नई प्रक्रिया, नए संशोधन हुए हैं, नई संहिता में जो बातें आ गई हैं, इनको आपको व्यवहारिक तौर पर भी ध्यान रखना है। 100% हर एक पेपर में ये बात आएगी ही आएगी, उसको भी आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को यदि न किया हो आपने। अपने मित्रों को भी बताएं। सरल भाषा में लॉ पढ़िए, व्यवहारिक रूप से भी जानिए, थ्योरेटिकल रूप से भी जानिए, ताकि आगे का सफ़र आसान हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।